लेट अस स्टार्ट। तो हमारा ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, और हम यहाँ पे बात करेंगे जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में। और ये जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ से आ गया? ये जुडिशियल सुप्रीमेसी की अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की बात करूं तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा? हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये जो लॉज आपके बन के आते हैं, कौन बना के आता है? पार्लियामेंट बना के आता है। तो ये जुडिशरी या फिर हम वी सिटीजन्स हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो लॉ बना होगा वो प्रोसीजर को उसने फॉलो किया होगा, और अगर उसने प्रोसीजर को फॉलो किया है तो वो आपका ठीक ही होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये देखता है कि भाई जो प्रोसीजर फॉलो किया है क्या वो फेयर है, क्या वो जस्ट है। तो हम ये चीजें बोल सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस इज इक्वल टू प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक तो ये आएगा, और दूसरा ये जो प्रोसीजर है क्या वो फेयर है, क्या वो आपका जस्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है और आपका प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपका क्या होता है। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ये वर्ड आपने सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अगर हम बात करें लेजिस्लेशन की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, तो जो लेजिस्लेटिव होता है उसका काम होता है लॉस को क्या करना? लॉस को डिजाइन करना, लॉस को एनैक्ट करना। ऑन दी अदर हैंड जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनका काम होता है लॉस को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है इनको ये देखना कि भाई जो लॉ बन रहा है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो यहीं पे जो डिबेट है इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। पर ये जो जुडिशियल रिव्यू जो था ये आपका डिबेट था आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। इसमें ऐसा क्या था ये भी हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में इसको समझेंगे। फिलहाल आप इसमें ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 368 जो है ये बात करता है अमेंडमेंट के बारे में, कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस करेंगे तो अमेंडमेंट के थ्रू जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। ऑन दिस अदर हैंड आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 जो है ये बात करेगा लॉ। अब डिबेट ये हो गया कि क्या लॉ अमेंडमेंट है या फिर क्या अमेंडमेंट लॉ है। इस चीज को लेके आपका डिबेट स्टार्ट हो गया। ये समझ में आया? अब इस चीज को लेके जब डिबेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुडिशियल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जुडिशियल इनोवेशन। तो ये हमें मिल गया जुडिशियल रिव्यू के तौर पे। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें कि जुडिशरी ये देखती है कि भाई जो लॉ बन के आया है, क्या जो लॉ बन के आया क्या वो लोगों के राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर नहीं तो जुडिशरी के पास ये पावर है, उस लॉ को जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स क्या है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जब मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझाया था तो मैंने आपसे ये चीज कही थी कि कुछ चीजें स्टेट के पास होती हैं जिनको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं, कुछ आइटम्स जो हैं वो आपके सेंटर के पास होते हैं जिनको हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं, और हमने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी बात करा था। यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट में हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट के बारे में, और दूसरा हम लोग बात करेंगे रिजर्व्ड, या फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रेजिड्यूरी के बारे में। अभी रेजिड्यूरी में क्या है कि ऐसा हो सकता है कि यूनियन अगर चाहे तो रेजिड्यूरी आइटम्स को जो कि यूनियन के उसमें है वो स्टेट्स को पावर दे सकती है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज एजुकेशन का अगर मामला आ जाए, तो अगर सेंटर को लग रहा है कि नहीं यार ये मैटर स्टेट के पास होना चाहिए, या फिर एजुकेशन की अगर हेल्थ की अगर मैं बात करूं ये वाला जो है आपकी स्टेट लिस्ट के पास होना चाहिए, तो वो रेजिड्यूरी से कुछ चीजों को निकाल के वो स्टेट लिस्ट में डाल देगी, जिसमें कि स्टेट में वो लॉज या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर लॉज बना सकता है। ये आपका क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में। क्या बोला? मैंने बोला इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब आपको ये चीज समझना है कि अगर मैं बात करूं यूएस की,
तो यूएस में आपके स्टेट लॉज अलग हैं और यूएस में आपके फेडरल लॉज जो हैं वो आपके अलग हैं। इंडिया में हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आपको ये ग्राफ आपको सब समझा देगा। ग्राफ नहीं, ये डायग्राम आपको सब समझा देगा। देखो, सबसे ऊपर जो है आपका होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका होता है हाई कोर्ट और थर्ड में आपका होता है कौन? आपके होते हैं लोअर कोर्ट्स। और ये आपका होता है सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब ये जो हमारे एपेक्स कोर्ट हैं, पर इंडियन की अगर मैं बात करूं, यूएस में मैंने आपसे कहा कि स्टेट लॉज अलग होते हैं, आपके फेडरल लॉज आपके अलग होते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो आपके लॉज होते हैं वो सेम लॉज होते हैं, मतलब सेम लॉज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हरियाणा के लिए होगा वही मध्य प्रदेश भी फॉलो करेगा, ठीक है ना? और जो मध्य प्रदेश में होगा वो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फॉलो करेगा। समझ में आ गया? अगर कोई लॉ बना है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो सब जगह यूनिफॉर्मली होगा। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जुडिशरी का काम है क्या? जुडिशरी का काम है प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना कि भाई फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, साथ में जुडिशरी का भी प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? कैसे और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं? वो हैं आपके आर्टिकल 124, वो हैं आपके आर्टिकल 125 और वो हैं आपके आर्टिकल 126। जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आर्टिकल्स हैं किस किस के बारे में? ये बात करता है पैसों के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, और ये बात करता है इंडिपेंडेंस के बारे में। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो एपेक्स कोर्ट होता है ना, ये फेडरलिज्म की स्पिरिट को प्रोमोट करता है, मतलब ये स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें अगर थोड़ी सी डिटेल में अगर आपको ध्यान में होगा, यहाँ पे एक आपका है जब, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया था, ठीक है ना? और यूएस में जब इन्होंने इसको अडॉप्ट करा था तो उनको बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स करने पड़े थे, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए बने थे। अब सोसाइटी में जो है चेंजेस आपके हो रहे थे, तो इसीलिए जब यूएस में फंडामेंटल राइट्स लाया गया तो उनको बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने आके इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में डाल दिया, ठीक है ना? अच्छा, अब इसके नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है स्टेट, इट इज गारंटीड बाय द स्टेट, यानी कि ये जो स्टेट जो है अपने सिटीजन्स को गारंटीड राइट्स हैं, ठीक है? दूसरा एक यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, गारंटीड। दूसरा ये है आपका क्या? ये है आपका जुडिशियल, जस्टिसिएबल। ध्यान से रखना, दो वर्ड्स में ये यूज कर रहा हूँ। First, these fundamental rights, these are guaranteed by the states and these are justiciable in nature. Guaranteed का मतलब यह है कि स्टेट को देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और दूसरा justiciable का मतलब यह है कि अगर स्टेट ने नहीं दिया, क्या बोला? अगर स्टेट ने नहीं दिया तो उसके जो सिटीजन्स हैं वो जा सकते हैं किसके पास? वो जा सकते हैं कोर्ट के पास। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अंडर आर्टिकल 32 अगर स्टेट ने किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट किया है लॉ पास करते हुए, तो वो इंडिविजुअल आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वही सेम इंडिविजुअल आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके जो है वो आपका हाई कोर्ट जा सकता है। ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। तो बोलने का मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स दे आर एनफोर्स्ड, उनको एनफोर्स कराया जाता है। कौन एनफोर्स करेगा? स्टेट एनफोर्स करेगा। ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इन फंडामेंटल राइट्स को ना तो कोई वायलेट कर सकता है, ना तो कोई कॉन्ट्रावीन कर सकता है और ना तो कोई अब्रिज कर सकता है। मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा है, वायलेशन, कॉन्ट्रावीन और अब्रिज, ठीक है? अगर स्टेट ने किया तो जुडिशरी जो है हमारे पास है उसको ध्यान में रखने के लिए। ये समझ में आ गया? और ये जो मैंने आपसे बात करी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये आपका आता है किसके अंदर? ये आपका आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ठीक है ना? रिट ज्यूरिसडिक्शन, बस फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ये आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें बात करेंगे कि रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखना इस चीज को कि
लोअर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। दो चीजें आपको समझनी है। क्या समझना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और अगर अगर तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसमें दो वर्ड्स आपके आ जाएंगे, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोला, एक आपका होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा हम बात करते हैं एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ये एपिलिएट क्या है, देखो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मैंने आपसे कहा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ये समझ में आ गया। एपिलिएट का मतलब ये है कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हुए हैं। अरे सर, ये फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, ध्यान से देखो। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिया गया है पार्ट 3 के अंदर। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, ये आपको मिलेगा कहां से, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब इसके बाहर अगर दूसरा कोई भी राइट है, एग्जाम्पल सर, राइट टू प्रॉपर्टी, अगर राइट टू प्रॉपर्टी का मैटर है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आप उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। आपको जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया। तो ये जो तरीका है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, इसको हम लोग बोलते हैं एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं थ्रू वे ऑफ अपील। ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीपीएसपीस के बारे में। ये डीपीएसपीस क्या है, डीपीएसपीस को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है क्या, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने डीपीएसपीस को इसमें डाला। क्या है डीपीएसपीस, तो डीपीएसपीस क्या है कि ये फ्यूचर गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि भाई आपको ये काम जो है आपको करना है, ठीक है ना। और ये मतलब इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, क्या, दिस इज लाइक योर अमेजोन का विश लिस्ट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस विश लिस्ट, आपके पास अगर अमेजोन की अगर मैं बात करूं, आपने अमेजोन खोला, आपको ये बुक्स बहुत पसंद आई या फिर आपको घड़ी बहुत पसंद आई, तो आपने उसको विश लिस्ट में डाल दिया कि जब मेरे पास पैसे आएंगे देन आई एम गोइंग टू बाय इट। सिमिलरली डीपीएसपीस भी वैसे ही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्यूचर गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया, ये ट्रस्ट के साथ, कि भाई जब आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जब आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा तो आप हमारे लोगों को, यानी हमारे सिटीजन्स को, आप ये राइट्स में इनको दे दोगे। ये क्लियर हो गया। ये जो डीपीएसपीस हैं ये बात करती हैं किसके बारे में, वेलफेयर स्टेट के बारे में जो है ये बात करते हैं। क्लियर हो गया कि भाई लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इनमें हम बात करेंगे इनका नेचर कैसा होता है। इनका नेचर होता है सोशलिस्टिक, इनका नेचर होता है गांधीयन, और इनका नेचर होता है क्या, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखिए कि डीपीएसपीस क्या होता है, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, आपने डीपीएसपीस पढ़ाया, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस के बीच में अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका जीतेगा। फोर्थ पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपके नॉन जस्टिसेबल है। सर ये क्या है, कभी जस्टिसेबल कभी नॉन जस्टिसेबल। देखो इसको यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डीपीएसपी है और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल अपने सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है ना। मेरे को अपने सिटीजन्स को एडुकेशन देना है और ये एडुकेशन का नेचर कैसा होगा, फ्री एडुकेशन। अब पर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको डीपीएसपी में डाल दिया कि भाई जब मेरे पास पैसे होंगे, रिसोर्स होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटीज होंगी, तब मैं इनको फंडामेंटल राइट्स के बास्केट में डाल दूंगा। तो ऐसा क्या है, तो देखो डीपीएसपी मैंने क्या कहा है, विश लिस्ट। अब विश लिस्ट जब मेरे पास रिसोर्स आ जाएगा तो मैं उसको राइट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया।
मैं उनको राइट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि डीपीएसपी से चीजें निकल के वो कहाँ चली जाती हैं, वो आपकी चली जाती हैं टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी का क्या है कि अब मान लो कि यू बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री यू आर अवेयर, आप स्टेट के अगेंस्ट में जुडिशरी के पास जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई एडुकेशन तो बोला है तो दो उसको फंडामेंटल राइट्स, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो यही बोला है मैंने कि दिस इज नॉन जस्टिसेबल। और कोई चीज अगर फंडामेंटल राइट्स में आ गई है और अगर वो आपको नहीं मिली तो आप जुडिशरी के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। ये क्लैरिटी आपको हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। अब इसी से मिलता जुलता एक आपका कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज ये लाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है ना। इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे ये चीजें लाई गई थी। कब आई थी, और इसके आपको ध्यान में रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसको लाया गया था। और इसकी जो कमिटी है वो है आपकी सरदार स्वरण सिंह कमेटी, और ये आपका है किसमें, पार्ट 4A में। ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल में आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 की अगर मैं बात करूं, उस अमेंडमेंट से एक और आपका फंडामेंटल ड्यूटी आपका ऐड करा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो इसका भी नेचर है नॉन जस्टिसेबल, यानी कि स्टेट जो है ये एनफोर्स नहीं करा सकती। समझ में आया, स्टेट जो है ये एनफोर्स नहीं करा सकती अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स। अब एक बार दोबारा से इसको एक बार देख लो, ये कंफ्यूज कर देगा। आपको ध्यान में रखना है 34 लाख की एफडी। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपीस के बारे में, और ये हमारे पास आ गया फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी किसके हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स के। इसको देगा कौन, इसको देगा स्टेट। ये समझ में आ गया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्योंकि स्टेट ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं तो स्टेट भी तो ये चाहेगा कि भाई सिटीजन्स की भी तो कुछ ड्यूटीज बनती हैं। अगर आपके मॉम डैड आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी या आपके मॉम डैड भी आपसे कुछ ड्यूटीज की अपेक्षाएं रखते हैं। समझ में आ गया। और डीपीएसपीस का क्या है, तो डीपीएसपीस क्या है, सिंपल सा डायरेक्शन है कि जब मेरे पास रिसोर्स हो जाएगा तो भाई मैं स्टेट आप लोगों को यानी कि सिटीजन्स को ये चीजें फंडामेंटल राइट्स में डाल के मैं आपको दे दूंगा। ये क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो 11th हमारा है क्या, 11th हमारा है सेक्युलर। सेक्युलर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ध्यान से रखना है कि ये जो वर्ड है ना, इसको हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऐड नहीं करा था। क्यों, क्योंकि उस टाइम इसका जो वेस्टर्न डेफिनेशन था दैट वाज डिफरेंट। वेस्टर्न डेफिनेशन के मुताबिक हमने यहाँ पे बात करी थी कि डियर स्टेट और डियर रिलीजन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में डाइवोर्स होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेट जो है वो रिलीजन के डोमेन में, क्या बोला, स्टेट जो है वो रिलीजन के डोमेन में नहीं जाएगा। ऑन द अदर हैंड इंडिया में ये वर्ड कौन लेकर आया था, ये इंदिरा गांधी मैडम जो है ये आपकी लेकर आई थी। क्लियर हो गया। उसके बाद तो इसको हमने कहां पे ऐड करा, इट वाज एडेड इन आवर प्रियम्बल। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि दिस सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। सर ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, अभी तो आपने कहा कि स्टेट और रिलीजन आपस में डाइवोर्स है, तो डाइवोर्स तो ये आपका नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो देखते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि इन इंडिया वी टॉक्ड अबाउट सर्व धर्म संभव, मतलब कि हम जो है रिलीजन को, सब रिलीजन को इक्वल स्टेटस देंगे। अच्छा ये क्या था, देखो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में ये जो मैंने आपको बताया स्टेट और रिलीजन, दिस इज द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। जिसके भी पीछे ये इज्म लग जाएगा ना, इसका मतलब क्या होता है, जिसके भी पीछे इज्म लग जाएगा तो इसका मतलब वो आपकी होती है आइडियोलॉजी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना, सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रियम्बल हो गया, सर्वधर्म संभव हो गया, ये हमने बात कर ली। इंडिया में हम बात करते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट जो है और रिलीजन के बीच में
कंप्लीट क्या बोला, स्टेट और रिलीजन के बीच में डाइवोर्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंस, मतलब कि अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, ठीक है ना, अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा, अगर किसी भी जेंडर की, मान लो कि वुमेन के राइट्स के ऊपर वो बात करी, तो यहाँ पे स्टेट इंटरवीन करेगा। क्लियर हो गया? अदरवाइज वो दूर से खिड़की से बैठ के जो है वो रिलीजन को ताकेगा। ये आपको क्लैरिटी मिल गई? ये समझ में आ गया वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है। एग्जाम्पल सर, ट्रिपल तलाक की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल तलाक में ये देखा गया कि भाई वुमेन की बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लग गई कि सिर्फ तलाक 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 बोलने से डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या ये वुमेन राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है? तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को, या फिर अगर मैं बात करूं जुडिशरी को, इस मामले में उतरना पड़ा और उसको चीजों को डिकोड करना पड़ा। समझ में आ गया? उसको डिकोड करना पड़ा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए सेकुलरिज्म से चीजें। तो सर क्या ये जो आपने कहा कि प्रियम्बल में एडेड थी, तो इसका मतलब क्या हमारे आर्टिकल्स में ये सेकुलरिज्म का आइडिया पहले नहीं था? डेफिनेटली था। कहां कहां पे हमें देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 14 में, जो कि इक्वालिटी इक्विटी के बारे में बात करता है। 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। 16 जो है उसको डिस्कस करेंगे। 25 सो 30 जो है उसको भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा आपका फंडामेंटल राइट्स, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके फीचर्स थे, बट फिर भी इंदिरा गांधी मैडम ने इसको लिखते हुए एक पॉलिटिकल मैसेज जो है देने की कोशिश करी। और ये अगर आप डेट देखोगे तो ये आपका था 1976 का। उस टाइम जो थी बीजेपी की सरकार आपकी आई थी, और बीजेपी की सरकार का ये था कि भाई बीजेपी की सरकार की जो आइडियोलॉजी थी वो थी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। उसके रिटर्न में इंदिरा गांधी मैडम ने इनको ये सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम पे हमारे देश की लिटरेसी लेवल जो था दैट वाज ओनली 7%। ठीक है ना? तो उस टाइम चर्चिल साहब ने जो है बहुत हमारा मजाक उड़ाया था। ठीक है ना? अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलता है कि भाई वोटिंग राइट्स सबके अवेलेबल होने चाहिए, तो हमने 21 से 18 इसको कर दिया था। ब्रिटिश टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रेंचाइजी का जो नेचर था इट वाज लिमिटेड इन नेचर, बट हमारे फाउंडिंग फादर यानी कि डॉक्टर अंबेडकर, उनका बड़ा ही भरोसा था मासेस की विजडम के ऊपर। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी, और ये काफी एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एज आई सेड डाइवर्सिटी बहुत था, तो इक्वालिटी प्रमोट करना था। हम चाहते थे कि भाई माइनॉरिटी को भी वॉइस मिले, हम माइनॉरिटी को भी रिस्पेक्ट करें, जिससे कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपका वाइडर होगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको समझ में आ गया। थर्ड हम बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। ये सिंगल सिटीजनशिप क्या है? ये सिंगल सिटीजनशिप जो है ये बात करता है, ये प्रमोट करने की कोशिश करता है फ्रैटर्निटी को। ये हम प्रियम्बल में पढ़ेंगे। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रैटर्निटी का मतलब है कि एक ब्रदरहुड का सेंस होना चाहिए। नो मैटर कोई स्टूडेंट आपका है कहाँ से, कोई स्टूडेंट मान लो बिहार से है, बिहारी, कोई बंगाल से है, बंगाली, कोई उड़ीसा से है तो आपका उड़िया, कोई गुजरात से है तो गुज्जू। समझ में आए? तो अब ये क्या है, इनकी अपनी रीजनल आइडेंटिटी तो है, बट दे आर ऑल इंडियंस। समझ में आ गया? अनलाइक यूएसए एज इन कि यूएसए में सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका अलग है और सिटीजनशिप ऑफ स्टेट जो है वो आपका अलग है। अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला केस अगर आपको ध्यान में होगा, जस्टिस दीपक मिश्रा सर ने इन्होंने ये चीज बोला था कि हर सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले भाई नेशनल एंथम जो है लोगों को गाना चाहिए। अब लोगों ने जो है भाई चिल्लाने लगे कि भाई ये आपका फोर्स्ड पैट्रियोटिज्म चल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग होती है
जो देशभक्ति की जो फीलिंग होती है ये अंदर से आती है। तो उनका कहना ये था कि भाई आप लोग मास गैदरिंग हो रही है, मास गैदरिंग होने का मतलब ये है कि भाई अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, लैंग्वेज में आप देख सकते हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में देख सकते हो, रीजन में देख सकते हो। तो जब ये मास गैदरिंग हो रही है तो समटाइम्स आपको ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप लोग इंडियंस हो। क्लियर हो गया आपको ये क्लियर हो गया। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था सिंगल सिटीजनशिप का वो भी मैंने आपको समझा दिया। 14th हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में। इंडिपेंडेंट बॉडीज का क्या है, देखो इंडिपेंडेंट बॉडीज में हम बात करेंगे कैग के बारे में, हम बात करेंगे आपके फेवरेट यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, और थर्ड हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो सीएजी है ना, इसका आपका आर्टिकल है आर्टिकल 148 to 151। इसमें क्या है, सीएजी का जो ऑफिस है उसमें ये है कि भाई ये जो है लोकसभा के ऊपर एक चेक बना के रख सकते हैं कि भाई कितना पैसा खर्चा हुआ है, कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो और ये सीएजी लोकसभा के ऊपर कैसे चेक बना के रखेंगे, ये बना के रखेंगे थ्रू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, थ्रू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। डिस्कस करेंगे इसको भी। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, आपने कॉर्पोरेट में एचआर को देखा होगा, तो सिमिलरली गवर्नमेंट की जो एचआर है वो आपकी है यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है बॉडी, ये जो आपकी बॉडी है ये आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इसमें जो है किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये आपकी है गवर्नमेंट की एचआर, ये आपको ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल्स आपको थोड़े थोड़े धीरे मेरे साथ आप पढ़ोगे तो आपको ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आपको याद हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 324, आर्टिकल 325। इसमें क्या बात करी गई है, इसमें बात करी गई है ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स जो है इस बॉडी को दी गई है। किस रेस्पेक्ट में दी गई है, इलेक्शंस के बारे में, मतलब कि इनको टाइमली और फ्रीली इलेक्शंस कंडक्ट कराना होता है। जब आप ये पढ़ोगे तो आपका ये थोड़ा सा होमवर्क है कि आप टीएन सेशन के बारे में आपको पढ़ना है, थोड़ा गूगल करके आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। इनको बोला जाता था वॉच डॉग ऑफ इलेक्टोरेट सिस्टम। समझ में आ गया। तो आपको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया। तो ये आपको ये इंडिपेंडेंट बॉडीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने 15th वो है आपका क्या, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें 3 आर्टिकल्स हमें ध्यान में होना चाहिए। क्या, आर्टिकल 352 हमें पता होना चाहिए, 356 हमें पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 जो है ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, 356 ये बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। अब बहुत सारी किताबों में ना इसको बोला जाएगा क्या, स्टेट इमरजेंसी। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपके राइट्स को कर्टेल किया जाता है, ठीक है ना, आपके राइट्स को कर्टेल किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे आपके कोई राइट्स कर्टेल नहीं होते। तो स्टेट इमरजेंसी बोलना ये आपका सही नहीं है। 360 की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ये इमरजेंसी प्रोविजन है क्या, इमरजेंसी प्रोविजन में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ जैसे कि डिस्कस करा, सबसे ऊपर सेंटर है, फिर आपका स्टेट है, और नीचे आपका क्या है, नीचे जो है आपके ये पीआरआई और वो है। तो मेन आपका क्या है कि स्टेट अगर है तो यूनियन लिस्ट है, और दूसरा आपका क्या है, आपका स्टेट लिस्ट है। ये क्लियर हो गया। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो भी मैंने आपके साथ लिस्ट डिस्कस करी थी, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, और आपका रेजिड्यूरी लिस्ट हो गया। इनमें जो चेंजेस करने की जो पावर होती है वो यूनियन के पास आपकी चली जाती है। पहली चीज तो ये। दूसरा, इमरजेंसी में क्या होता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके कर्टेल कर दिए जाते हैं। तो क्या आपको क्या समझना है कि जो पावर की जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनियन के पास चली जाती है, जिससे कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब सवाल ये है कि जब हमारा ये सब बन रहा था तो ये जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेके 1945 तक चला और इंडिया को मिला 1947 में इंडिपेंडेंस।
और इसी बीच में जो है आपका हिटलर ने इमरजेंसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। तो जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा सो वी वर बिट कॉशियस, और हमने देखा कि इंदिरा गांधी मैडम ने इनको किस तरीके से वो करा। बट ठीक है, उसके बाद अगर आप इमरजेंसी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे हमने सेफगार्ड्स के बारे में भी जो है बात करा है। सो अब अगर करंटली कोई सरकार चाहती है उस टाइप का स्टेप लेने में तो ये उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 उसके बारे में। हम बात करेंगे 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में। 3 टियर गवर्नमेंट आपका क्या है? 3 टियर गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्या कि भाई 73rd और आपको ध्यान में होना चाहिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। जब आप ये ध्यान रखोगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो ये पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी जब आपका ये जो है हमें दिस पीआरआई और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है ना? एंड दिस इसमें स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसमें बनेगा कुछ ऐसा कि सबसे पहले आपका ऊपर होगा यूनियन, फिर आपका होगा स्टेट, और नीचे हम बात करेंगे पीआरआई और हम बात करेंगे अर्बन लोकल गवर्नेंस के बारे में या अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जो है हम बात करेंगे। एंड दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन गांधी ग्राम स्वराज मॉडल। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो भी लोग आपके नीचे हैं तो उनको जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है आपका लेकर आया जाए। पर्पस आपका ये था। समझ में आया? तो यहाँ पे जो पावर है वो किसके पास चली जाएगी? वो आपकी चली जाएगी लोगों के पास, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमेट ट्रांसफर ऑफ पीपल। क्या? प्रॉक्सिमेट ट्रांसफर ऑफ पीपल। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ऊपर यूनियन जो है बैठे बैठे नीचे लोगों के लिए जो है क्या होगा? नीचे लोगों के लिए लॉज बनाएगी। समझ में आया? एक तरीका ये है। तो अगर ऊपर जो बना रहा है अगर उसके पास डेटा सही से नहीं है और नीचे ग्राउंड रियलिटी कुछ है तो दोनों के बीच में क्या आ गया? एक गैप आ गया। तो जो ऊपर पॉलिसी बना रहा है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाएगा? आंसर इज नो। तो जिसकी वजह से हमें पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड दिस 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि अब नीचे से ऊपर हम बताएंगे कि भाई हमें क्या चाहिए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग उसके अंदर जो है आपका ये बढ़ गया। ये क्लियर हो गया? ये आपका क्लियर हो गया। 73rd से हमें देखने को मिला पीआरआई और 74 से हमें देखने को मिला क्या? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने 17th के बारे में। 17 जो है ये हम बात करेंगे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल जब सरकार के साथ डील करेगा तो उसके पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं रहती। तो क्या करेंगे? तो ये लोग जो हैं एक साथ मिल जाएंगे और ये सरकार के साथ बात कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो सरकार को भी जो है अलग अलग लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। वो जो है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के साथ अगर बात करेंगे तो सब लोगों से बात करना आपका हो जाएगा। अब ये कहाँ पे मेंशन है? ये आपका मेंशन है हमारे पार्ट 9B। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 243 ZH से लेके आर्टिकल 243 ZT तक। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा और कहीं मेंशन है क्या सर? हाँ, डेफिनेटली मेंशन है। आपका है आर्टिकल 43B में। तो मतलब आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल ये आपका डीपीएसपी के अंदर आ जाता है। और एक आपका दिया हुआ है आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स। तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोगों के पास अधिकार है, वो जो है क्या कर सकते हैं? वो ग्रुप बना सकते हैं, प्लस वो जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये फंडामेंटल राइट्स में, ये डीपीएसपीज में, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये चीजें आपको दे रखी। ये आपको क्लियर हो गया? सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल दिस 7 कीवर्ड्स जो कि आपको पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको और अच्छा कर देगा।